नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज 2 दिवसीय आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुबह करीब 9:40 पर वो आगरा पहुंचेंगे और जिसके बाद में खंदौली में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। वहीं खंडोली में कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। तो सबकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम आज से 2 दिवसीय आगरा दौरे पर है। 9:40 पर दिनेश शर्मा आगरा पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 9:40 पर आगरा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। 2 दिवसीय आगरा दौरे पर है दिनेश शर्मा। आज और कल 2 दिन आगरा में रहेंगे, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और साथ ही खंडोली में जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी बैठक करेंगे दिनेश शर्मा। और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत वो करेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचेंगे। गोमती नगर विस्तार कैंपस 2 में ये कार्यक्रम रखा गया है। वन महोत्सव पर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और इस दौरान सभी विभागों को भी पौधारोपण की जिम्मेदारियां दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि सभी विभागों को पौधे लगाने की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण आज जो करेंगे, पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत वो करेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचेंगे और वन महोत्सव पर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी विभागों को पौधारोपण की जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज पौधारोपण कर वन महोत्सव अभियान की शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:30 बजे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम रखा गया है। सभी प्रदेशवासियों को वन महोत्सव सप्ताह की बहुत बहुत बधाई। वन है तो कल है के मूल मंत्र को अपनाते हुए सभी अपने आसपास वृक्षारोपण करें, क्योंकि प्रकृति व मनुष्य के लिए वन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आज हम सभी वृक्षारोपण और उनके संरक्षण का संकल्प लें। तो आपको बता दें कि आज वन महोत्सव का दिन है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को बधाइयां भी दी हैं। वन महोत्सव को लेकर के ये बधाइयां उनकी तरफ से दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी लोग वृक्षारोपण जरूर करें और आज वन महोत्सव सप्ताह की बधाइयां उन्होंने दी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही ट्वीट किया और वन महोत्सव की बधाइयां सभी प्रदेशवासियों को दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को वन महोत्सव सप्ताह की बहुत बहुत बधाई। वन है तो कल है के मूल मंत्र को अपनाते हुए सभी अपने आसपास वृक्षारोपण करें, क्योंकि प्रकृति व मनुष्य के लिए वनों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने ट्वीट में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम सभी वृक्षारोपण और उनके संरक्षण का भी संकल्प लें। तो आपको बता दें कि वृक्षारोपण को लेकर के वन महोत्सव आज है तो उसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ वन महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत करेंगे। सुबह 9:30 बजे के करीब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया था। उनकी पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद में 15 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वो 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। मार्च 2012 के विधानसभा चुनाव में
224 सीटें जीतकर मात्र 38 साल की उम्र में ही उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए थे। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा के सैफई गांव में हुआ था। अखिलेश यादव ने मैसूर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन भी किया और बाद में आगे के लिए पढ़ाई की। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां सिडनी विश्वविद्यालय से पर्यावरण अभियांत्रिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कार्यकाल काफी चर्चित भी रहा। युवाओं को लैपटॉप देना उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी और इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकाल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत की थी, जो भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है। हालांकि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से मतभेदों को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। अखिलेश के सपा मुखिया बनने पर शिवपाल सिंह यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर भी अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ में बीजेपी को टक्कर देने का मन बना चुके हैं और इसके लिए वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके एक मजबूत किला बनाना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन है, जिसको लेकर के और वही बात करेंगे अब मुजफ्फरनगर की। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर अब तकरार कहीं ना कहीं नजर आ रही है। भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत चुनाव को लेकर डीएम से मिलने पहुंचे हैं। जिला पंचायत प्रत्याशी सत्येंद्र बलियान अपने साथियों के साथ मौजूद हैं। नरेश टिकैत ने प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। जिला पंचायत के चुनाव से पहले बीडीसी मेंबरों के उत्पीड़न पर भी नाराजगी उन्होंने जताई। तो आपको बता दें कि डीएम से मिलने नरेश टिकैत पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर कोतवाल की दरिया दिली का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी ने बेसहारा बुजुर्ग महिला को चप्पलें पहनाई हैं। कलयुगी औलाद की शिकायत लेकर नंगे पांव ही ये महिला थाने पहुंच गई थी। थाना प्रभारी ने पहले चप्पल पहनाई, जेब खर्चे के लिए 1000 रुपए भी दिए। थाना प्रभारी ने वृद्धा के 3 बेटों से 1-1 रुपए हर महीने देने को कहा है। बेटों के खर्चा न देने पर शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची थी। खुर्जा देहात थाने के प्रभारी नीरज कुमार का ये वीडियो इस वक्त वायरल हुआ है। तो बेसहारा बुजुर्ग को सहारा देते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं और बुजुर्ग महिला वहां पर शिकायत लेकर के पहुंची थी, लेकिन जब नंगे पैर ही अपने बेटों की शिकायत लेकर वो महिला पहुंची तो सबसे पहले कोतवाल ने उनको चप्पलें लेकर के चप्पल उनको पहनाई और उसके बाद में एक जेब खर्ची के लिए 1000 रुपए भी दिए। साथ ही उनके जो 3 बेटे हैं उनको ये आदेश भी दिया कि वो तीनों बेटे 1-1000 रुपए हर महीने वृद्धा को दें ताकि उनका खर्चा चल सके। लेकिन कह सकते हैं कि कोतवाल की ये दरिया दिली का ये वीडियो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जिस तरीके से एक वृद्ध महिला जब शिकायत लेकर पहुंची और जब उन्हें नंगे पांव देखा तो सबसे पहले शिकायत बाद में उससे पहले चप्पल उनको पहनाई और जेब खर्च के लिए 1000 रुपए भी दिए। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चलती कार में अचानक से ये आग लगी है, जिसके बाद में ये गाड़ी पूरी जलकर खाक हो गई है। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और गाड़ी जलकर खाक हो गई। अगली खबर की ओर रुख करेंगे आगरा से, जहां पर शादी समारोह में गोली चलने से एक किशोर की मौत हो गई। वृंदावन गार्डन में शादी समारोह के दौरान ये गोली चली। दूल्हे के ममेरे भाई बूरा की गोली लगने से मौत हो गई। हाथ में बंदूक पकड़कर
फोटो लेते समय ही ये गोली अचानक से चल गई और गोली चलने से फोटो खींचने वाले की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खंदौली में एतमादपुर रोड पर ही है श्री वृंदावन गार्डन। तो इसे जिस तरीके से ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, हर्ष फायरिंग की ये खबर। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन हो गया है। संत कबीरनगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन बुधवार देर रात हुआ। लंबे समय से लीवर सिरोसिस की बीमारी से वो पीड़ित थे। 2014 में संत कबीरनगर के सांसद उन्हें चुना गया था। गोरखपुर के खजनी के झुड़िया के रहने वाले थे। वहीं आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के वो बेटे थे, जिनका कल देर रात निधन हो गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संत कबीरनगर के पूर्व सांसद का कल देर रात निधन हो गया। शरद त्रिपाठी काफी लंबे समय से लीवर सिरोसिस की बीमारी से वो पीड़ित चल रहे थे। अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। 2014 में संत कबीरनगर के सांसद तौर पर उन्हें चुना गया था। गोरखपुर के खजनी के झुड़िया के रहने वाले थे पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपने कभी सुना था कि एक पेड़ पर 121 किस्म के आम पैदा हो सकते हैं? नहीं ना, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर आज हम आपको एक ऐसे ही आम के पेड़ की कहानी बताएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आम फलों का राजा होता है और आम हर किसी का पसंदीदा भी होता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। कहने को तो ये भी आम का ही एक पेड़ है, लेकिन ऐसा आम का पेड़ आपने आज तक नहीं देखा होगा। इस पेड़ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 121 किस्म के आम पैदा होते हैं। दरअसल करीब 5 साल पहले वैज्ञानिकों ने सहारनपुर के कंपनी बाग में आम के पेड़ पर अनोखा प्रयोग किया था। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के तत्कालीन संयुक्त निदेशक राजेश प्रसाद ने आम के एक ही पेड़ पर 121 किस्म के आम की कलम लगाई थी, जिसके फलस्वरूप आज ये आम का पेड़ 121 किस्म के आम पैदा करता है। 121 तरह के आम। इस पेड़ पर दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, आम्रपाली, सहारनपुर अरुण, सहारनपुर वरुण, सहारनपुर सौरभ, सहारनपुर गौरव, सहारनपुर राजीव, लखनऊ सफेदा, टॉमी एटकिंग्स, पूसा सूर्या, सेंसेशन रटौल, कलमी मालदा, बॉम्बे स्मिथ, मैंगी फेरा, जलोनिया, गोला बुलंदशहर, लरनकू, एलआर स्पेशल, आलमपुर, बेनिशा, असौजिया, देवबंद समेत 121 किस्म के आम लगते हैं। आम उत्पादन के मामले में सहारनपुर का नाम अग्रणी है। जिले की फलपट्टी में आम की बागबानी जमकर की जाती है, जिस कारण सहारनपुर में आम के पेड़ों पर नए नए किस्म के शोध भी हुए हैं। और ऐसा ही एक शोध के बाद से पिछले 5 साल से ही एक ही पेड़ पर 121 किस्म के आम लगते हैं, जिसकी देखरेख के लिए अलग से नर्सरी इंचार्ज की नियुक्ति भी की थी। हम जो भी कलमी पौधे हैं जिनका भी हमें फल लेना है, उसकी टहनी काटे, उस पर ग्राफ्ट बांध दिए तो उससे हमारा नया कलम निकल आता है। तो उसी के तर्ज पर इसमें जो है 121 प्रजातियों की जो है कलम की गई है। आगे भी इस पर और बढ़ाया जाएगा। दशहरी, लंगड़ा, चौसा का और आमकेला का जो एक्सपोर्ट होता है सहारनपुर से, और आपका गल्फ कंट्रीज है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ जाता है। ऐसे शोध पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इस विशेष शोध के बाद जो कामयाबी मिली है वाकई काबिले तारीफ है और अनूठी है। फिलहाल अभी नई प्रजातियों पर भी शोध चल रहा है, जिससे नए किस्म के आम की पैदावार की उम्मीद की जा रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सहारनपुर से विनीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर 7 जुलाई को होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक 7 जुलाई को वर्चुअली आयोजित की जाएगी और साथ ही बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में
ये दूसरी बैठक है। बैठक के समापन में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 7 जुलाई को होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बैठक में 7 जुलाई को वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस बैठक के अंत में योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये दूसरी बैठक है और बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया जाएगा। वर्चुअली ये बैठक होगी, 7 जुलाई इसके लिए दिन रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक के समापन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर 7 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। बैठक 7 जुलाई को होगी और वर्चुअली आयोजित इस बैठक को किया जाएगा, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे में वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ से सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां महिलाओं के साथ में अपराध पर अब पुलिस कहीं ना कहीं सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। सबकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध पर पुलिस काफी सख्त है। पुलिस ने रेप के आरोपी के घर सुनवाई कराई और न्यायालय के आदेश पर ये कराई गई है। रेप के मामले में 8 महीने से वांछित है आरोपी गुड्डू। नगर कोतवाली के चलाकपुर गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध पर अब पुलिस कहीं ना कहीं सख्ती बरतती हुई नजर आई है। पुलिस ने रेप के आरोपी के घर पर मुनादी कराई है और न्यायालय के आदेश पर यह मुनादी कराई गई है। रेप के मामले में 8 महीने से वांछित है आरोपी गुड्डू। नगर कोतवाली के चलाकपुर गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की, ये तस्वीरें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव के बाद सियासत अब काफी गर्माती जा रही है। बलरामपुर से पूर्व समाजवादी पार्टी अध्यक्ष रामनिवास मौर्य ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता पवन तिवारी से खास बातचीत की और बातचीत करते हुए बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी जानती है कि अगर आमने सामने का मुकाबला हुआ तो नहीं जीत पाएंगे चुनाव, इसलिए हमारी पार्टी के प्रत्याशी को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नहीं उतरने दिया गया। बीजेपी जिला अध्यक्षों का निर्विरोध चुना गया जिले में, उसी को लेकर पार्टी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा लगभग 12 जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया पार्टी से। इसी पे विशेष बात करने के लिए हमारे साथ रामनिवास मौर्य जी हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। इनको पार्टी से हटाया गया है। सर, आपका न्यूज़ 1 इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी कमियाँ रहीं जिसको लेकर पार्टी ने हटाया? देखिए, ऐसा है, अभी हाल में जो चुनाव हुआ जिला पंचायत सदस्यों का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। उसके केवल 6 सदस्य जीत करके आए और समाजवादी पार्टी के 13 जीत करके आए। ऐसी स्थिति में हमको भारी संख्या में बहुमत मिली और इसके साथ साथ इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमने जो कुछ किया था उसमें हमको समझ लीजिए कि जो निर्विरोध जीत करके आए थे निर्दल प्रत्याशी, उन लोगों ने भी मुझे समर्थन देने के लिए कहा था। कुछ अन्य दलों के लोगों ने भी दिया था। इस प्रकार से 13 हमारे और प्लस 13 और हम हो गए थे, यानी 26 के आंकड़े में हम चल रहे थे। और भाजपा इससे शर्मसार हो गई। भाजपा को लगा कि अब हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो शासन सत्ता का उसने प्रयोग किया और उसने जो है पुलिस बल लगा करके हमारे प्रत्याशी को घर पर ही रोक दिया। जब मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे प्रत्याशी को घर पर रोका गया है, तो मैं तुरंत हमारे तुलसीपुर के विधायक जनाब मसूद साहब को हमने फ़ोन किया और वो गाड़ी लेकर के आए और एक 10 मिनट में, आधा घंटे में तैयार होकर के हम लोग पहुँचे उनके घर। पुलिस के घर जनकपुर में जब हम प्रत्याशी किरण यादव के घर पर पहुँचे तो हमने देखा बहुत असंख्य संख्या में पुलिस लगी हुई है। और मेरे पहुँचने के तुरंत बाद जब हम लोग पुलिस से बात करने लगे तो बहुत झड़प के बाद पुलिस से और जद्दोजहद के बाद तब पुलिस जा कर के तैयार हुई कि ठीक है, आप ले जाइए।
वहाँ से उनके घर से जैसे लेकर के चले, जब हम महाराजगंज तिराहे पर आए तो वहाँ हमने देखा लगभग 150 की संख्या में पुलिस और पीएससी बल लगा हुआ था। उन लोगों ने रोक लिया। हमने कहा भाई क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? बोले अध्यक्ष जी गाड़ी चेक करूँगा। हमने कहा गाड़ी चेक करो। गाड़ी चेक करना उन्होंने शुरू किया। गाड़ी चेक करते करते जब 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1.5 घंटा होने को आया, तो हमने कहा भाई अब भी कुछ चेक करोगे कि हम लोग निकलें? तो कहें नहीं नहीं, अभी आप नहीं जाने देंगे और आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, प्रत्याशी को ले जाना मेरा काम है। तो हमने कहा तो प्रत्याशी को आप कहाँ ले जाओगे? मैं भी प्रत्याशी के साथ चलूँगा। बोले नहीं जाने दूंगा। हमने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रत्याशी को ले जाना मेरा काम है, मैं प्रत्याशी को ले जाऊँगा, नामांकन करवाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए और आप जाइए। जब हम लोग नहीं माने, हम और मसूद बिसार साहब और हमारे गंशड़ी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष पहुँच गए, मोहम्मद उमर खां, पचपड़वा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष मास्टर आहत साहब पहुंच गए, जिला उपाध्यक्ष परशुराम वर्मा जी पहुंच गए। यानी कहने का मतलब काफ़ी कार्यकर्ता उस जगह मौजूद हो गए। शत्रुघ्न वर्मा जी आ गए। तो बहुत ज़्यादा वो करने के बाद पुलिस को ये लगा कि अब ले ही जाएंगे, तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। और मुझे बस सिर्फ ये हुआ कि केवल डंडा चार्ज नहीं किया, लाठी चार्ज उन्होंने नहीं किया, बाकी हमको और मसूद विधायक जी को जबरन धक्का मारकर गाड़ी में बैठा दिए और गाड़ी पर मसूद साहब के डंडा पटकते हुए पुलिस ने कहा और ड्राइवर को हड़काया, कहा कि ले जाओगे या तुमको अभी मार करके जेल में डाल दूंगा। आप सब बातों का प्रयोग किया, आप सब शब्द उन्होंने प्रयोग किया। जी ठीक है। तो जिस प्रकार रामनिवास मौर्य जी का कहना है कि पार्टी से इन्हें भले ही हटाया गया है, लेकिन जिस प्रकार ये काम कर रहे करते रहेंगे, इन्हें कोई नाराज़गी नहीं है। जो पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। इसी के साथ पवन तिवारी, न्यूज़ इंडिया टीवी, बलरामपुर उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।